जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनिंग क्लासेस। जितने भी जेकेएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट हैं, हम इकोनॉमिक्स की एक सीरीज़ कर रहे थे और अकाउंटेंसी की हमने मैराथन सीरीज स्टार्ट करी थी। इकोनॉमिक्स की सीरीज़ की अगर मैं बात करूं तो हमने 3 मैराथन सेशन ऑलरेडी ले लिए जिसमें आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स कवर हो गए। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कुछ दिन हेल्थ ठीक ना होने की वजह से क्लासेस ना हो पाई मेरे से, बट अब जो है क्लासेस रेगुलर होने की कोशिश करूंगा मैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आप समझोगे आपको इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ग्राफ्स आते हैं। ग्राफ्स में कई बार पूछ लेता है कौन इसमें ग्राफ कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, कनकेव टू द ओरिजिन है, इसमें जो है स्लोप कैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब ग्राफ्स तुम तब समझ पाओगे जब तुम्हें कंसेप्चुअल चीज़ों की समझ होगी, और इस तरह के क्वेश्चन ट्रिकी भी हो जाते हैं कई बार पेपर में। तो अच्छे से आप इसको समझेंगे। आज हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एनालिसिस को भी स्टार्ट करेंगे, बट एक ही टॉपिक पढ़ेंगे मुझे लगता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ताकि ये टॉपिक अच्छी तरह से तुम्हारे दिमाग में फिट बैठ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी हमारी। देखो, सबसे पहले अगर मैं इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, देखो इस चैप्टर का नाम ही है कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, मतलब आपने कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना। कंज्यूमर कौन होता है कि जो चीज़ों को कंज्यूम करता है। जैसे मान लो हम दुकान में गए, हमने सामान खरीदा, हमने सामान को कंज्यूम किया, तो वही आता है कंज्यूम। हम किस तरह से बिहेव करते हैं, हम किस तरह से सोचते हैं, हमें क्या मतलब, मान लो हम दुकान में गए, हमने 5 बनाना लेने थे, 6 मैंगोज लेने थे, तो हम क्या प्रेफर करेंगे? 6 बनाना प्रेफर करेंगे, 4 मैंगोज प्रेफर करेंगे, या 5 बनाना प्रेफर करेंगे, 5 मैंगोज प्रेफर करेंगे। मतलब कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है उस चीज़ को इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, और ये टॉपिक से सिंपल क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, बट आपको अगर पूरी समझ होगी तो आप कर लोगे। और एनसीईआरटी में जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर है, इस पूरे को मैं अच्छी तरह से आपको इलैबोरेट कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले कंज्यूमर के सोचने में सबसे पहले कंसेप्ट आता है यूटिलिटी का कंसेप्ट। ठीक है, यूटिलिटी देखो, हर एक कंज्यूमर में आप जब भी हम किसी भी चीज़ को खरीदेंगे, कोई सामान खरीदने जाएंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम उसी सामान को लेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि हमें उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, जितनी हमें उस सेटिस्फेक्शन किसी चीज़ से मिलेगी, हम उसी चीज़ को कंज्यूम करेंगे। सबसे पहले इस कंसेप्ट को बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है किसी कमोडिटी की यूटिलिटी है उसकी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, कि वो आपकी कितनी सेटिस्फेक्शन को जो है वो फिल कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है कि आपको सेटिस्फाई कर सकता है। जितनी आपको किसी चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ग्रेटर द सेटिस्फेक्शन, तो ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी, तो उतनी ज़्यादा आपको क्या मिलेगी? यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उतनी ज़्यादा यूटिलिटी। मतलब इसका मतलब है यूटिलिटी जो है एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। सर आप कैसे बोल सकते हो सब्जेक्टिव कंसेप्ट है? मैंने क्या बोला? यूटिलिटी का मतलब आप किसी सामान को खरीदो, उससे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब सेटिस्फेक्शन टू पर्सन वैरी करती है ना। ये तो नहीं है कि मानो किसी को चॉकलेट पसंद है, मानो किसी को आइसक्रीम पसंद है, मानो किसी को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, किसी को कुछ पसंद हो सकता है ना। तो जिसको आइसक्रीम पसंद है उसको आइसक्रीम खा के ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने में, उसको आइसक्रीम ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। मानो कोई बंदा बीमार है, उसको सर्दी हो रखी है, उसको उस टाइम आइसक्रीम खाना नहीं पसंद होगा, तो उसको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन जो है वो एक सब्जेक्ट, सबसे पहली बात ऐसे पेपर में पूछता है, तो सेटिस्फेक्शन क्या है? सब्जेक्टिव नेचर का है, मतलब वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, और सेटिस्फेक्शन क्या होता है? बेसिकली यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी को मेजर किस में करते हैं? यूनिट होता है जिसमें यूटिलिटी को मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं यूटिल्स। क्या बोलते हैं? यूटिल्स। जितने ज़्यादा यूटिल्स हैं, मतलब उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उस पर्सन को मिल रही है इन कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट। ठीक है, अब यूटिलिटी जो सेटिस्फेक्शन एक पर्सन को मिलती है फ्रॉम कंज्यूमिंग एन ऑब्जेक्ट, यूटिलिटी जो है वो जगह से जगह भी वैरी करती है। ठीक है, और टाइम टू टाइम भी वैरी करती है। मान लो अभी गर्मियों के महीने चल रहा है, अगर गर्मियों में आपको रूम हीटर लगा दूं मैं, तो क्या आपको रूम हीटर ज़्यादा यूटिलिटी देगा या एसी ज़्यादा यूटिलिटी देगा? ठीक है, तो क्या देगा? एसी देगा ना, इस टाइम गर्मियाँ चल रही हैं। बट अगर सर्दियों के महीनों की बात करूँगा तो रूम हीटर ज़्यादा यूटिलिटी देगा। इसका मतलब, और मान लो अगर आप लद्दाख में हो, एक ठंडे एरिया में हो, तो आपको रूम हीटर ज़्यादा यूटिलिटी देगा, और जम्मू में क्लाइमेट में हो तो आपको एसी ज़्यादा यूटिलिटी देगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि आपको जो सेटिस्फेक्शन है, वो यूटिलिटी जो है आपकी, वो वैरी करेगी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम जो है आपकी यूटिलिटी वैरी करती है। ठीक है, दिस इज क्लियर। यहाँ तक तो तुम्हें कोई यूटिलिटी के कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होती। क्या यूटिलिटी मैंने आपको बोला कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है जब वो चीज़ों को कंज्यूम करने की कोशिश करता है, मतलब गुड्स खरीद रहा है, वो क्या क्या सोच के गुड्स को खरीदता है, वो हमें समझना है। सबसे पहला कंसेप्ट आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब सबसे पहले कंज्यूमर
कि वांट जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंज्यूमर वही चीज़ कंज्यूम करेगा जो उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी। और ये जो यूटिलिटी है इसको मेजर करते हैं हम यूटिल्स में। और जो यूटिलिटी है, जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है किसी भी प्रोडक्ट की फॉर कंज्यूमर, वो वैरी करता है। वो एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, वैरी करेगा पर्सन एंड पर्सन। मान लो कोई एक चीज़ जो है एक पर्सन ए को सेटिस्फाई करिए, दैट डजंट मीन कि वो पर्सन बी को खरीदने पर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि हर एक बंदे की चॉइस अलग है। ठीक है, यहाँ पर भी खेल चॉइस का है। ठीक है, चॉइस अलग है। उसके बाद दूसरी बात, यूटिलिटी जो है वो वैरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। वो भी मैंने आपको समझा दिया। फॉर टाइम टू टाइम का मतलब ये है कि मान लो सर्दियों में कोई अगर एसी है किसी को पसंद नहीं आएगा, बट गर्मियों में जो है एसी ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करे। ऑन द अदर हैंड सर्दियों में जो है वो आप प्रेफर करोगे किसी एरिया में, मान लो अगर आप सर्दियों में लद्दाख रह रहे हो तो आप रूम हीटर प्रेफर करोगे, बट ऑन दैट वेरी टाइम अगर आप जम्मू में हो तो मान लो आपको गर्मी लगेगी तो आप एसी प्रेफर करोगे। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये चीज़ें आपकी कुछ क्लियर होनी चाहिए। अब हम यूटिलिटी को किस में मेजर करते हैं? देखो, दो तरह से यूटिलिटी को कैलकुलेट करने की अप्रोचेज है। एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कौन सा? ऑर्डिनल। इसी को अच्छे से समझना है, इसी के बीच में सारे कंसेप्ट हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। सबसे पहली बात, ये दोनों अप्रोच दी किसने? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वाली अप्रोच जो है ये दी है मार्शल ने। किसने दी है? मार्शल ने। पहले हम कार्डिनल वाली समझेंगे, उससे अच्छे कंसेप्ट डिराइव करेंगे, फिर हम ऑर्डिनल देखेंगे। और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो दी है हिक्स एंड एलन। दो नाम आप याद रखो, कौन से? हिक्स एंड एलन। ठीक है, सबसे पहली बात कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या कहती है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये कहती है कि जो यूटिलिटी है, मतलब जो सेटिस्फेक्शन जो आपको डिराइव हो रही है किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें? नंबर्स में। ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं इन नंबर। यहीं पर यूटिल्स का कंसेप्ट। मान लो मैं बोलता हूँ कि पर्सन ए को 50 यूटिल जो है वो क्या हुई? सेटिस्फेक्शन अचीव हुई 50 यूटिल। तो मैं नंबर्स में उसको क्वान्टिफाई कर रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, बट क्या ये एक्यूरेट है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। आप किसी भी यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। मान लो आप कैसे, मान लो मेरे को आइसक्रीम खा के अच्छा लगा, ठीक है, मेरे को सॉफ्ट ड्रिंक पी के अच्छा लगा। अब कितना अच्छा लगा उसको 50, 60, 70 में कैसे तोल सकते हो? तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये कहता है कि जो आप यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन है, उसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं? हम रैंक कर देते हैं। ठीक है, हम रैंक कर देते हैं। मान लो आपने 5 चीज़ें कंज्यूम करी, उसमें मैं रैंक पे लगा दूंगा कि आपको पहली ये वाली चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, फिर दूसरे रैंक पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है, पांचवे पे ये है। तो ये आप रैंक कर सकते हो चीज़ों को, बट आप किसी को क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें से आपको 50 जो है यूटिलिटी मिली, इससे 70 यूटिलिटी मिली। ये आप नहीं कर सकते। तो ये होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये दिया था हिक्स एंड एलन ने, और दूसरा कार्डिनल वाला किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। ठीक है, इतना तुम्हें समझ आ गया। बेसिकली पता तो होना चाहिए ना हम कर क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं। अब हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को इन डेप्थ समझेंगे। इसमें जो जो कंसेप्ट आते हैं, ग्राफ्स आते हैं, वो पेपर में हम अच्छे से करेंगे। सबसे पहले कार्डिनल यूटिलिटी देखो। कार्डिनल यूटिलिटी में समझ गया कि कार्डिनल यूटिलिटी हम क्या देखते हैं कि बेसिकली कितनी सेटिस्फेक्शन जो है वो किसी पर्सन को मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है, और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर। जैसे मैंने आपको बता दिया 50 यूटिल, 60 यूटिल। ठीक है, अब कार्डिनल यूटिलिटी में देखो नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसका मतलब हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो नंबर में एक्सप्रेस हो सकती है तो उसको मेजर भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने मेजरमेंट के बारे में देखना है, कार्डिनल यूटिलिटी को किस तरह से मेजर करता है, यूटिलिटी को किस तरह से मेजर करता है। उसमें सबसे पहला कंसेप्ट आता है टोटल यूटिलिटी का। ठीक है, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक पूछना हो तो ये पूछेगा कार्डिनल ऑर्डिनल होता क्या ये वो, बट अदरवाइज जो है इनके रिलेटेड पूछेगा जो मैं पढ़ाऊंगा। टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? अगर आप एक कमोडिटी को जो है आप उसको यूटिलाइज करते हो तो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिलती है? टोटल सेटिस्फेक्शन जो है आपको, अगर आप डिराइव करते हो, कितनी टोटल सेटिस्फेक्शन जो है डिराइव करोगे जब आपको एक फिक्स कमोडिटी मैंने दी हुई है और आप उस पूरी कमोडिटी को कंज्यूम कर लेते हो। ठीक है, मान लो आपके पास 5 चीज़ें थी, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इन पांचों को आपने कंज्यूम किया। पहले को कंज्यूम करने में आपको 20 यूटिल जो है वो सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरे को कंज्यूम करने में 10, तीसरे में 5, देन 4, देन 3। अगर आप इन सबको ऐड कर लोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगी? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल सेटिस्फेक्शन जो आप डिराइव कर रहे हो फ्रॉम कंज्यूमिंग द गिवन अमाउंट ऑफ कमोडिटी। मान लो अगर मैं आपको एक्स कमोडिटी दे दूं, मान लो आपको मैं क्या करूं, 5 बनानास दे दूं, 5 मैंगोज दे दूं, सुनते जाना, 5 मैंगोज दे दूं, 5 एप्पल्स दे दूं, और अगर ये सारे तुम कंज्यूम करने के बाद जो टोटल सेटिस्फेक्शन तुम्हें मिली, दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। ठीक है,
बट हमें जो मेन कंसेप्ट समझना होता है दैट इज नोन है मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, ये कंसेप्ट अच्छे से समझना। इधर इसी के रिलेटेड एक ग्राफ भी है जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछता है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो, देखो आपने मानो पहले, ध्यान से सुनना, आपने मानो पहले 4 चीज़ें कंज्यूम करी, ध्यान से सुनना, आपने पहले 4 चीज़ें कंज्यूम करी, 4 चीज़ें कंज्यूम करने पर आपको 28 यूटिल्स जो है वो सेटिस्फेक्शन मिली, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट एक और 5th चीज़ जो है वो कंज्यूम करी। जब आपने 5th चीज़ कंज्यूम करी तो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन आपकी कितनी पहुंच गई, 3 यूटिल्स, ठीक है। मैं टोटल लिख रहा हूँ। जब आपने 4 चीज़ें कंज्यूम करी थी, 4 चीज़ें कंज्यूम करते करते चारों की यूटिलिटी को ऐड करके टोटल यूटिलिटी आपकी कितनी थी, 28 यूटिल। और फिर आपने 5th जब चीज़ जो है कंज्यूम करी तो वो 5th चीज़ कंज्यूम करने के बाद आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी पहुंच गई, 30 यूटिल। इसका मतलब 4 यूनिट तक आपकी 28 यूटिल सेटिस्फेक्शन थी और 5th यूनिट में आपकी 30 यूटिल सेटिस्फेक्शन थी। तो ये लास्ट यूनिट आपने जो कंज्यूम किया, लास्ट वाला जो यूनिट कंज्यूम किया, एडिशनल यूनिट, पहले 4 थे ना, ये जो एडिशनल यूनिट जो है इसने आपको कितनी सेटिस्फेक्शन दी, दैट इज नोन है मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम कैसे करेंगे, 30 में से 28 को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इसका मतलब ये जो लास्ट यूनिट मैंने कंज्यूम करा उसने मेरे को 2 यूटिल जो है वो सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड की, ठीक है। इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि आपका टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आए जब आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम करते हैं। मतलब यहाँ तक मैंने 4 कमोडिटी कंज्यूम करी थी तो मेरे को 28 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। अब आगे मैंने एक और एडिशनल यूनिट जो है वो कंज्यूम करा, ठीक है, 5th यूनिट, उसकी वजह से मेरी 30 यूनिट सेटिस्फेक्शन आई। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें बताएगा कि एक एडिशनल यूनिट अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल रही है। इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लो आपके टोटल n है, ठीक है, टोटल n है आपके, तो क्या करो, टोटल यूटिलिटी जो आपको n कंज्यूम करने से मिल रही है उसमें से लास्ट वाला माइनस कर दो। तो जब लास्ट वाला माइनस हो जाएगा तो आपकी क्या निकल जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाती है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मान लो देखो 5 प्रोडक्ट है ना, तो 5 प्रोडक्ट में जो लास्ट वाले से आपको टोटल यूटिलिटी मिलकर मिली उसमें से चौथे वाले तक की टोटल यूटिलिटी को माइनस कर दो। तो ये क्या निकल जाएगी, ये लास्ट आपकी जो एडिशनल आपने एक कमोडिटी जो है कंज्यूम करी उसकी यूटिलिटी जो है निकल जाएगी, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ये सिंपल कंसेप्ट है और इसके बेसिस पे ही आगे सब कुछ है। तो अच्छे से समझना, एक बार यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी में जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है हम उसको नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले मेजरमेंट में कंसेप्ट आता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज व्हाट द टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल द कमोडिटी। पूरी कमोडिटी को कंज्यूम करके जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया किसी से 20 मिलते, किसी से 10, किसी से 5, 4, 3, तो इन सबको ऐड कर दो। मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है जब आप एक एडिशनल और एक एक्स्ट्रा जो है किसी यूनिट को कंज्यूम करें। मान लो आपने 4 यूनिट कंज्यूम करे तो आपको 28 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिली थी। फिर आपने जब 5th यूनिट कंज्यूम करा तो आपको सेटिस्फेक्शन 30 यूनिट तक पहुंच गई। तो आपने ये जो एक्स्ट्रा एक 4 से आपने 5वां यूनिट कंज्यूम किया तो एक्स्ट्रा कितनी आपकी जो है यूटिलिटी मिली, 2 यूटिलिटी मिली। यही 2 यूटिलिटी आपकी क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज बेसिकली जो आपके टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है जब आप एक एडिशनल जो है यूनिट जो है कमोडिटी का कंज्यूम करते हैं, दैट इज नोन है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको 2 चीज़ें फॉर्मूले 1-2 याद रखना है अगर पेपर में आ जाए। क्या पेपर में आ जाए, मान लो आपको दिया हुआ है कि टोटल यूटिलिटी जो है वो 5 चीज़ों को कंज्यूम करने से 30 मिलती है और टोटल यूटिलिटी जो है वो 4 चीज़ों को कंज्यूम करने से कितनी मिलती है, 28, ठीक है। पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको बोलेगा इस 5वीं यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी निकालो। तो मार्जिनल यूटिलिटी 5वीं का क्या निकलेगा, टोटल जो होगा 5 का उसमें से माइनस कर देंगे टोटल जो होगा 4 का। तो आपका ये एडिशनल जो आपने एक यूनिट कंज्यूम किया वो आप निकाल सकते हो। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर दूसरा आपको याद होना चाहिए कि मान लो, देखो ध्यान से सुनना, मान लो आपको क्या दिया हुआ है, मान लो आपने पहले प्रोजेक्ट, सिंपल समझना, मान लो आपको पहले प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी 3 दी हुई है, दूसरे प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 2 दी हुई है, ठीक है, और तीसरे प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी आपको 1 दी हुई है। तो अगर आपको बोल दे इन तीनों की टोटल यूटिलिटी निकालो, तो टोटल यूटिलिटी तो मार्जिनल यूटिलिटी से कैसे निकाल सकते हो, सिंपल है, इन तीनों मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर दो। तो जब आप मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड कर देते हो तो यहाँ से टोटल यूटिलिटी आपकी निकल जाती है। मतलब 3 + 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 6 यूटिल्स। तो 6 यूटिल्स इसकी टोटल जो है यूटिलिटी होगी। मतलब आपको मैंने सिंपल तरीका बताया। अगर आपको टोटल यूटिलिटी निकालनी है
ठीक है, मान लो 10 कमोडिटीज की, तो 10 की मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर दो तो आपकी टोटल यूटिलिटी निकल जाएगी। ठीक है, यहां से भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हमें एक और चीज समझनी है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है विद एक्स्ट्रा कमोडिटी। मतलब कहना क्या चाहता हूँ मैं समझाता हूँ। जैसे मैं एक टेबल बनाता हूँ छोटा सा, तुम समझ, जैसे पहले आपने पहला यूनिट कंज्यूम किया, दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये टेबल तुम्हें सब कुछ क्लियर कर देगा। इससे तुम्हें टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन इसमें से कितनी मिली। ठीक है, और इसमें से मार्जिनल यूटिलिटी कितना हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इस टेबल के थ्रू मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। 12, 18, 2 में, 3 में, 22 मान लो, 24 मान लो, 24 मान लो और 22 मान लो। ठीक है, यहाँ पर 12, यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, ये पहला यूनिट जब मैंने कंज्यूम किया मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन मिली 12 यूटिल्स। जब दूसरा यूनिट मैंने कंज्यूम किया तो मेरी टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिल गई, मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिल गई, 18। ठीक है, जब मैंने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 6। इसका मतलब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 6। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है जब आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन कितनी बढ़ी। ठीक है, वो होता है। फिर जब मैंने तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो मेरी टोटल यूटिलिटी 22 मिली, पहुंच गई, तो मेरी मार्जिनल कितनी होगी, 22 में से 18 को माइनस करो तो मार्जिनल मेरी 4 होगी। फिर चौथे में मेरी टोटल यूटिलिटी 24 पहुंच गई, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 24 में से 22 को माइनस करोगे तो 2। इसी तरह यहाँ पे 24 में से 5वें यूनिट में मेरी यहाँ पर भी 24 ही है टोटल, तो 24 में से 24 को माइनस करोगे तो 0, और आगे मेरी डिक्रीज होगी 22 में से 24 को माइनस करोगे -2। ठीक है, ये आपकी आगे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपल कंसेप्ट है, जब आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे एक यूनिट कंज्यूम करने में 12 सेटिस्फेक्शन मिलती थी, दूसरा यूनिट कंज्यूम करने में तुम्हें 18 सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसका मतलब जब आप एक से दूसरे में जा रहे हो तो एडिशनल कितनी सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है, 6 यूनिट। तो ये 6 आपकी होगी मार्जिनल यूटिलिटी। अब तुम्हें सीखना क्या है, यहाँ पर एक चीज तुम्हें देखने को मिल रही है, जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिक्रीज होती जा रही है। ये दिख रहा है, जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे, पहले यहाँ पे हमें सेटिस्फेक्शन 12 मिल रही थी एक एडिशनल यूनिट लेने में, फिर हमें 6 मिली, फिर हमें 4 यूनिट मिली, फिर हमें 2 मिली, फिर हमें 0 मिली, फिर हमें -2 मिली। तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट लेते जाते हैं। इसकी कैसे समझोगे यार, देखो, मानो तुम्हें मैंगो पसंद है, ठीक है, मैंने तुम्हें एक मैंगो दे दिया, तुम्हें बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। फिर मैंने तुम्हें दूसरा मैंगो भी दे दिया, अब तुम्हें थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि यार एक ही चीज मैंगो थोड़ी खाने में आया यहाँ पर। फिर तीसरा मिलेगा और कम सेटिस्फेक्शन, चौथा मिलेगा और कम सेटिस्फेक्शन, पांचवा मिलेगा और कम सेटिस्फेक्शन, छठा मिलेगा और कम सेटिस्फेक्शन। तो अगर हम एक ही चीज को कंज्यूम करते जाएंगे तो हमारी सेटिस्फेक्शन जो है वो डिक्रीज होती जाती है। इसी को कहते हैं मार्जिनल जो है यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। अगर हम एक ही चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो जैसे जैसे हम उस चीज को और कंज्यूम करते जाएंगे तो हमें उससे कम कम सेटिस्फेक्शन मिलती जाएगी। इसी को बोलते हैं बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे, उसके साथ साथ हमारी जो सेटिस्फेक्शन उससे मिलने वाली हमें कम हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं एक ग्राफ के थ्रू भी तुम्हें समझा देता हूँ ताकि पेपर में अगर इस तरह का ग्राफ आए तो तुम इजीली इसको कर लो। देखो, मान लो कोई एक कमोडिटी है, मान लो मैंगोज है, ठीक है, कोई कमोडिटी है, तो इस यहाँ पर मैं मैंगोज लिख देता हूँ, आप कितने मैंगोज कंज्यूम कर रहे हो, और दूसरा जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूटिलिटी। ठीक है, उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, आपका ये जो, अगर इसी को मैं प्लॉट करूं, ये जो मैंने आपको बनाया था, तो टोटल यूटिलिटी आपकी यहाँ पर देखो, सिंपली समझ, टोटल यूटिलिटी यहाँ पर देखो, पहले 12 है, फिर 18 हुई, फिर 22 हुई, फिर 24 हुई, 24 फिर 22। मतलब हर केस में बढ़ रही है, बट धीरे धीरे बढ़ रही है। टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। देखो, टोटल यूटिलिटी जो है बढ़ती जा रही है, बट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो गई है टोटल यूटिलिटी। कौन से पॉइंट पे, यहाँ पे देखो ना यार, इसको देखो आराम से, ये 24 पे कांस्टेंट हो गया है। 24 पे, ये 24 के बाद 24 ही आ रहा है, तो टोटल यूटिलिटी 24 पे कांस्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया ना, कांस्टेंट ऐसे बनाते हैं। उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो ये डिक्रीज होना शुरू होगी। ये किसका ग्राफ बन गया, टोटल यूटिलिटी का। किसका, टोटल यूटिलिटी का। अब मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ किस तरह से है, मार्जिनल यूटिलिटी देखो यहाँ से डिक्रीज ही हो रहा था, जहां पर टोटल यूटिलिटी ये कांस्टेंट हो रही थी ना, वहां पर इसकी वैल्यू 0 हो गई थी। देखो,
जहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया, देखो यहाँ पर देखो, जहाँ पर 24 से 24 टोटल यूटिलिटी था, वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 0। और जब ये 24 से कम हो जाएगा, कांस्टेंट से नीचे चल जाएगा टोटल यूटिलिटी, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, वो किस में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ को मैं एक बार वापस बना के बताऊँ, तुम्हें चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मान लो ये आपकी कमोडिटी है, जो आप कमोडिटी लेना चाहते हो, ठीक है, और ये आपकी उसमें से कितनी सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी का ग्राफ इस तरह से जाता है, पहले ये बढ़ता है, फिर एक जगह पे जाके ये कांस्टेंट हो जाता है और आगे जाके वापस रिड्यूस हो जाता है। ये होता है टोटल यूटिलिटी का ग्राफ। मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ ऐसे कि डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, डिक्रीज होता जाता है, और जहां पर टोटल यूटिलिटी जो है कांस्टेंट होती है, वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0, और आगे जाके ये नेगेटिव में शुरू हो जाता है। ठीक है, ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है, ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ। इस ग्राफ से तुम्हें यही समझ आया कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है, और जहां पर टोटल यूटिलिटी जो है कांस्टेंट होती है, वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और जहां पर टोटल यूटिलिटी जो है कांस्टेंट होने के बाद डिक्रीज होती है, वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, पेपर में आ जाए इसके रिलेटेड डायग्राम तो आपको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ये कहता है कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब जो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलती थी एक एक्स्ट्रा गुड कंज्यूम करने में, वो डिक्रीज होती जाती है विद द एडिशनल यूनिट। जैसे जैसे आप और यूनिट कंज्यूम करोगे तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। और इस ग्राफ से तुम्हें ये समझ आया कि जिस पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होती है, उस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और उसके बाद जो है टोटल यूटिलिटी जो है जब डाउन होना शुरू हो जाती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपकी वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई। ये यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये इसलिए मैंने पहले ही आपको डायग्राम बना के बता दिया था, और इस टेबल के थ्रू कि देखो ये डिक्रीज होती जाए, टोटल यूटिलिटी देखो बढ़ रही है, बट टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, और जहाँ पर टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हुई, ये देखो, और वहाँ पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और जहाँ पर टोटल यूटिलिटी अब उल्टा चलना शुरू है, यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है, बट अब डिक्रीजिंग रेट से 24 से 22 चला गया ना, तो यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अब पेपर में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ऊपर नीचे करेगा, बट आई नो कि तुम आप चीज़ों को अच्छी तरह से कर लोगे। एक बार यहाँ तक सारा रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़े। अभी काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए ना, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर। देखो हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं, हम इस चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है जब वो चीज़ों को खरीदता है। उसमें सबसे पहले हमने देखा कि कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तो चीज़ लेगा। यहाँ से कंसेप्ट आता है यूटिलिटी का। सेटिस्फेक्शन कितनी मिलती है किसी कंज्यूमर को कि जब वो किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, डायरेक्ट नोना यूटिलिटी, इसको मेजर करते हैं यूटिलिटी। जितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी उतनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी। अब यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मान लो किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके तुम्हें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे कम मिलेगी, ठीक है, वेरी कर सकता है। और प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम भी वेरी करता है। अभी इसमें दो अप्रोच है, एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो अभी हमने पढ़ी है, अभी हमें ऑर्डिनल पे गए नहीं, इसको दिया था मार्शल ने। इसमें हम क्या होता है कि जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है आप उसको नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो कि मान लो किसी को 50 यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिली, 60 यूटिलिटी मिली। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हिक्स एंड एलन दी थी, वो कहता है कि ऐसा नहीं है, हम इसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम रैंक कर सकते। मान लो 5 तरह की कमोडिटी मैंने जो है वो कंज्यूम करी, उसमें रैंक लगा दूंगा, इसमें से मुझे इतना रैंक ये ज़्यादा सेटिस्फाई कर दे, ये कम, बट मैं उसको नंबर्स में नहीं बता सकता। ये कहता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। फिर हमने कुछ कंसेप्ट देखे कार्डिनल यूटिलिटी में, जैसे हम इसमें कुछ चीज़ें मेजर करें। जैसे अगर आपको बोले टोटल यूटिलिटी मेजर करें, टोटल यूटिलिटी में टोटल सेटिस्फेक्शन, तो हर एक में जो सेटिस्फेक्शन मिली उन सबको ऐड कर दो कि वो टोटल यूटिलिटी निकल गया आपका। मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि मान लो आपने 10 कंज्यूम करे कमोडिटी, उससे आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिली। अब जो 11वां जब आप कंज्यूम करोगे तो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन आपको कितनी मिल रही है, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, उसको निकालने का क्या तरीका है, अगर जो आपने लास्ट कंज्यूम करा था उसकी सेटिस्फेक्शन में से जो सेकंड लास्ट कंज्यूम किया था उसकी सेटिस्फेक्शन को माइनस कर दो कि वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाती है। और मैंने आपको टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का भी तरीका दिखाया। आप सभी मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर दो, आपकी टोटल यूटिलिटी निकल जाएगी। फिर मैंने आपको एक टेबल के थ्रू समझाया कि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट आप कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है, ये देख लो। ठीक है, और जहां पर टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होती है वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब जो है कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होते हैं। मतलब जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा, यार एक ही चीज़ को आप बार बार कंज्यूम करोगे तो यही तो कंज्यूमर का बिहेवियर है। आपको एक ही चीज़ बार बार खिलाई जाए तो तुम्हें क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगी उससे, बार बार नहीं, हर बार कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी।
तो आपने क्या, यही है मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ, कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ जो है वो इस तरह का आया था, इस तरह का ग्राफ आया था ना, इस तरह का ग्राफ। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी एक पॉइंट में जाके जीरो हो जाती है, जहां पर टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है, उसके बाद वो नेगेटिव हो जाती है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपने अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। कई बार पेपर में, वैसे तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट पूछ लेता है एवरेज यूटिलिटी का कंसेप्ट। तो जब भी आपको मान लो कभी पेपर में मुश्किल बनाने के लिए पूछ ले एवरेज यूटिलिटी निकालनी है, तो आप एवरेज यूटिलिटी कैसे निकालोगे, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, जो आपकी टोटल यूटिलिटी है ना, इसको डिवाइड कर दो यूनिट्स के साथ। जैसे मान लो यहाँ पर इस जब आप 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 18। तो 18 को 2 डिवाइड कर लोगे तो इस केस में आपकी एवरेज यूटिलिटी में निकल जाएगी 9, ठीक है। बस ऐसे करना है। जैसे मान लो यहाँ पर आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 12, और कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, 1, तो 12 को 1 से डिवाइड करो तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा, 12। बस इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको अगर पेपर में एवरेज यूटिलिटी निकालने के लिए बोल दे तो टोटल यूटिलिटी को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, तो आपकी क्या निकल जाएगी, एवरेज यूटिलिटी निकल जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब देखो, तुम्हें इसमें एक चीज सीखनी है कि इस कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का फायदा क्या है तुम्हें, ठीक है। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमने समझ ली, उसमें हमने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी समझ लिया और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ भी देख लिया, डिमिनिशिंग और डिक्रीज करता जाता है, और जब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होती है मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, उसके बाद वो नेगेटिव हो जाता है, हमने समझ लिया। अब इसका फायदा क्या है, इसकी वजह से हम क्या होता है, डिमांड कर्व को भी डिराइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिमांड कर्व को डिराइव। अगर पेपर में कोई पूछ ले कि क्या हम, ध्यान से सुनना, अगर पेपर में पूछ ले कि क्या हम इस कंसेप्ट को, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से डिमांड कर्व को डिराइव कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तुम्हारे दिमाग में आएगा डिमांड कर्व। ऐसे हमने डिमांड एनालिसिस देखना, बट फिलहाल कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से डिमांड कर्व निकाल सकते हो, तो पहले हम समझेंगे ना कैसे। सबसे पहले डिमांड क्या होता है, ठीक है। आपने किसी चीज की डिमांड करी, ठीक है। मान लो डिमांड का मतलब होता है कि मैं किसी चीज को खरीदना चाहता हूं, आई एम विलिंग टू बाय समथिंग, ठीक है, विलिंग टू बाय। तो मैं उसकी डिमांड क्रिएट कर रहा हूं। जैसे मान लो मैंने फोन लेना है, तो मान लो मैं कोई सैमसंग का फोन लेना चाहता हूं या वन प्लस का फोन लेना चाहता हूं, तो मैं उसकी डिमांड क्रिएट कर रहा हूं ना, उसकी डिमांड मैंने क्रिएट कर दी। अब अगर मैं सिंपली समझना, अगर मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने रूबिकॉन लेनी है, मैं रूबिकॉन पसंद करता हूँ, ठीक है, जीप रैंगलर की कार, और मैंने लेनी है और मैं उसको खरीदना चाहता हूँ, तो क्या मैं उसकी डिमांड क्रिएट कर पा रहा हूँ? नहीं भाई, मैं नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि डिमांड आप तभी क्रिएट कर पाओगे किसी चीज़ की जब तक आप विलिंग टू बाय तो हो उस चीज़ को, बट आप अफोर्ड भी तो करने चाहिए। अगर आप उसको खरीद ही नहीं सकते, मान लो मैं बोलूँ कि मैं रूबिकॉन लूँगा, मुझे पसंद है, तो अब मैं उसकी डिमांड कैसे क्रिएट करूंगा जब मेरे पास है ही नहीं, 5 लाख भी नहीं है, और मैं कैसे एक 60-70 लाख की गाड़ी को अफोर्ड करूंगा, ठीक है, तो नहीं कर सकता ना। तो डिमांड एक सबसे मिसकंसेप्ट बच्चों को ये होता है कि डिमांड आप जिस चीज़ की क्रिएट करते हो, आप जिस चीज़ को लेना चाहते हो, आप उसकी डिमांड की, ऐसा नहीं है। आप उसको लेना चाहते हो और आप उसको अफोर्ड भी कर सकते हो। जब दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं तो आप उस चीज़ की डिमांड क्रिएट करते हो। तो जब भी कभी आपको पेपर में डिमांड का कंसेप्ट आए तो यहाँ पर विलिंग टू बाय नहीं आता, विलिंग टू बाय और एबल टू अफोर्ड भी आता। आप उसको अफोर्ड भी कर सकते हो, तो आप उस चीज़ की डिमांड क्रिएट कर सकते हो। जैसे सिंपल मान लो, अगर मेरे को वन प्लस का कोई फ़ोन लेना है, तो मैं विलिंग टू बाय भी हूँ और मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, ठीक है, विलिंग टू बाय और अफोर्ड भी कर सकता हूँ। तो इसकी मैं डिमांड जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने इसकी क्या क्रिएट कर दी, डिमांड क्रिएट कर। तो डिमांड का मतलब क्या होता है, एक क्वांटिटी और कमोडिटी जो एक कंज्यूमर जो है विलिंग है बाय करने के लिए, और वो अफोर्ड भी कर सकता है अगर उस गुड का प्राइस तुम्हें पता है और मेरी इनकम भी तुम्हें पता है, तो दैट इज नोन एज डिमांड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिंपली, वैसे तो हमने डिमांड एनालिसिस में सब कुछ पढ़ना है, बट सिंपली मैं तुम्हें समझाऊँ कि एक होती है डिमांड कर्व, ठीक है। हम यहाँ पर बेसिकली कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से डिमांड कर्व कैसे एक्सप्लेन होती है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो डिमांड कर्व क्या कहती है, डिमांड कर्व आपकी ये कहती है जैसे जैसे मान लो आप कोई क्वांटिटी कंज्यूम करना चाहते हो, तो मान लो आप ये क्वांटिटी कंज्यूम करना चाहते हो और यहाँ पे मैं लेता हूँ प्राइस। तो डिमांड कर्व ये कहती है कि जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता जाता है, ठीक है, जो आपने चीज़ खरीदनी है, आप उसकी डिमांड जो है वो क्या कर दोगे, कम कर दो। मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाती है। मान लो कोई फ़ोन है, उस फ़ोन का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो आप उस चीज़ को नहीं लोगे, ठीक है, नहीं ना लेते हो, उस चीज़ की डिमांड जो है कम हो जाती है, इसलिए सेल्स रखती है, सेल्स में प्राइस कम आता है, उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है।
तो जिस चीज़ का प्राइस ज़्यादा होगा, देखो ये ऊपर लेके जा रहा हूँ, जिस चीज़ का प्राइस ज़्यादा है उसकी डिमांड क्या है, कम है यहाँ पर, ठीक है। ये डिमांड वाला है ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसकी डिमांड कम है। तो जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा उस चीज़ की डिमांड जो है बढ़ती जाएगी। देखो इस तरफ आता जा रहा है तो डिमांड बढ़ती जा रही है। ये प्राइस, जिसका प्राइस ज़्यादा था डिमांड कम थी, ठीक है। देखो ना यार, ऐसे आ गया ना, ये मान लो 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ठीक है, ये 50 है। तो यहाँ पर देखो, जहाँ पर प्राइस सबसे ज़्यादा था वहाँ पर डिमांड सिर्फ 10 थी। जैसे जैसे प्राइस नीचे आता जा रहा है डिमांड बढ़ती जा रही है चीज़ की। तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है। इस ग्राफ को बोलते हैं डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। इस ग्राफ को एक्सप्लेन करता है मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ भी कहता है कि जब जैसे जैसे हम एक एक एडिशनल यूनिट लेते जाते हैं तो हमारी जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। हम एक ही चीज को ज्यादा नहीं लेना चाहते। तो उसका ग्राफ जो हमने पढ़ाया था मार्जिनल यूटिलिटी, वो भी इसी तरह का ग्राफ आता था ना। मैंने आपको यही समझाया ना। अभी देखो यार, यहां से देखो, यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखो ये आपका टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है जो ऊपर जा रहा है, बट मार्जिनल यूटिलिटी का इस तरह से नीचे ही आ रहा है ना। तो यहाँ पर डिमांड कर्व का ग्राफ इसी तरह से है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो किसको एक्सप्लेन करता है? डिमांड कर्व को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। बाकी लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड एनालिसिस पूरा यूनिट है, पूरा एक आपका टॉपिक है जो हमने इसके बाद देखना है। बट आपको पेपर के लिए याद रखना है कि जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसकी हेल्प से आप डिमांड कर्व को एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है। अब हम चलते, देखो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमने समझ लिया, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमने समझ लिया। अब हमने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है इनडिफरेंस कर्व का। आपके पेपर में लिखा भी हुआ है सिलेबस में, इनडिफरेंस कर्व है ना। इनडिफरेंस कर्व की टेक्निक्स वगैरह इसको हम साथ साथ कवर करेंगे, वो भी इसी के अंदर आता है। तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन भी आता है इनडिफरेंस कर्व से, ठीक है। एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या समझा, मैंने इसलिए बोला था माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुम्हें इसको पढ़ने के बाद ना, एक बार ना, वैसे मैं यहाँ पे नोट्स तो बनवा नहीं रहा हूँ, एक बार जाके ना जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th की एनसीईआरटी है, गूगल में सर्च करो मिल जाएगी। उसमें आपका चैप्टर है, ठीक है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 2, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेना, तुम्हें हार्डली 20 मिनट लगेंगे इस चैप्टर को पूरे में पढ़ने, और ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो तुम्हें समझ नहीं आएगी, सारी मैं यहाँ पर कवर करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो इनडिफरेंस कर्व क्या है। देखो मैं आपको एक चीज समझता हूँ, मान लो मैं दो कमोडिटी, देखो आपको समझाने के लिए मैं दो कमोडिटीज लेके चलता हूँ। दो कमोडिटीज कौन कौन सी हैं? मैं दो चीजें लेके चलता हूँ। एक मैं ले चलता हूँ मैंगो, ठीक है, और दूसरा मैं ले लेता हूँ बनाना, ठीक है। बनाना, एक मैंगो एक बनाना, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ मेरे पास कितने बंदे हैं, मेरे पास 4 बंदे हैं। एक बंदे का नाम है ए, दूसरे बंदे का नाम है बी, तीसरे बंदे का नाम है सी और चौथे बंदे का नाम है डी, ठीक है। अब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा मैंगो और बनाना, ध्यान से समझना, और मैं बताऊंगा कि ए बंदे को सेटिस्फेक्शन कितने मैंगो और कितने बनाना कंज्यूम करके मिलती है, बी को कितने मैंगो कितने बनाना कंज्यूम करती है, सी को कितने और डी को कितने, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मान लो यहाँ पर मैं इसकी कर देता हूँ, इसका पहले टेबल बना लें कि पहले डायरेक्ट यहीं पर कर लें, यहीं पर कर लेते हैं, मान लो, ठीक है। यहीं पर समझा, जैसे 1 बनाना, 2 बनाना, 3, 4 बनाना, ठीक है। यहाँ पर ये आगे, और मैं यहाँ पे मैंगो ले लेता हूँ 9, 10, 12, 15, मैं रेंडमली ये ले लिए, ठीक है। ये मैं उसी इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में है, ताकि तुम्हें हेल्प मिले, ठीक है। मान लो जो ए पर्सन है वो जब 15 मैंगोज कंज्यूम करता है और 1 बनाना कंज्यूम करता है तो उसको 1 लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। इसी तरह जो बी है, जब वो 12, ध्यान सुनना, जो बी है वो जब 12 जो है मैंगो कंज्यूम करेगा और 2 बनाना कंज्यूम करेगा, तब उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी जितनी ए को मिली। और जो आपका सी है, जब वो 10 बेसिकली मैंगोज और 3 जो है बनाना जो है कंज्यूम करेगा, तब उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और जो आपका जो डी है, जब वो 4 बनानास और 9 मैंगोज कंज्यूम करेगा तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये जो मेरे पास लाइन बनती है ना, इस तरह से बेसिकली ऐसी सीधी लाइन बनती है, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पर ले लो, इस लाइन को बोलते हैं हम इनडिफरेंस कर्व। क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। सर आपने बना तो दिया बट समझ कुछ नहीं आया क्या बनाया। देखो इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? एक ऐसी कर्व जो बनती है बाय जॉइनिंग ऑल दोज पॉइंट जिन, ये कौन सा पॉइंट है? ए बी सी डी, दैट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये जो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट है, ये सारे पॉइंट जो हैं ये इनको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। मान लो एक ही कंज्यूमर है, मान लो मैं हूं, अगर मैं 15 बनानास
और 15 मैंगोज और 1 बनाना कंज्यूम करता हूँ, तो जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिलती है उतनी सेटिस्फेक्शन मुझे 12 मैंगोज और 2 बनानास कंज्यूम करके भी मिलती है। उतनी सेटिस्फेक्शन मुझे 10 मैंगोज और 3 बनानास कंज्यूम करके भी मिलती है। उतनी सेटिस्फेक्शन मुझे 9 मैंगोज और 4 बनाना कंज्यूम करके भी मिलती है। तो वो सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर लो, जो पॉइंट तुम्हें इक्वल सेट ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, उनको ज्वाइन करके जो कर्व मिलती है, दैट इज नोन एज इनडिफरेंस कर्व। मतलब इनडिफरेंस कर्व में इनडिफरेंट क्यों बोलते हैं? इनडिफरेंस कर्व में जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट है, उसको कोई फर्क नहीं है, और हर पॉइंट में इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो रिसीव कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। तो वापिस सिंपली अगर मैं बताऊं, मान लो एक ऐसी कर्व जिस कर्व के ऊपर हर एक पॉइंट पे आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस कर्व। अब पेपर में तुम्हें आएगा कि इनडिफरेंस कर्व किस तरह से, इनडिफरेंस कर्व कन्वेक्स है टू ओरिजिन, ठीक है, कन्वेक्स है टू ओरिजिन। अगर कोई आपकी कर्व इस तरह से है, दैट इज नोन एज कन्वेक्स टू ओरिजिन, और अगर कोई कर्व इस तरह से, उसको बोलते हैं कनकेव टू ओरिजिन। इसकी एग्जांपल क्या है? कनकेव टू ओरिजिन की एग्जांपल होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो हम पढ़ेंगे, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट अगर आपको कोई पेपर में पूछे इनडिफरेंस कर्व जो है वो किस तरह की है, कन्वेक्स टू ओरिजिन है। किस तरह की है? कन्वेक्स टू ओरिजिन, क्योंकि आपकी इसी तरह की बन रही है ना। तो इनडिफरेंस कर्व क्या होती है? एक ऐसी कर्व जो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करे जो पॉइंट्स आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे। मान लो अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लेता हूं तो भी मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ये वाला कॉम्बिनेशन लेता हूं तो भी इक्वल सेटिस्फेक्शन, ये वाला कॉम्बिनेशन तो भी, ये वाला कॉम्बिनेशन तो भी इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगी, ठीक है। इतना तुम्हें क्लियर होना चाहिए। अब तुम्हें ये जो तुमने कॉम्बिनेशन बनाए ABCD, इस कॉम्बिनेशन से हमें कुछ सीखना है। देखो, जो मैंने A कॉम्बिनेशन बनाया था, उस ए कॉम्बिनेशन में कितने बनाना कंज्यूम कर रहा हूँ और कितने मैंगोज कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जो मैंने ए कॉम्बिनेशन बनाया, ये देखो ऊपर, इसमें मैंने क्या किया, 15 मैंगोज कंज्यूम कर रहे थे और 1 बनाना कंज्यूम करा था, ठीक है। तो मैंने 15 मैंगोज कंज्यूम करे, 1 बनाना कंज्यूम किया। जो मेरा बी कॉम्बिनेशन था, उसमें मैंने 2 बनानास कंज्यूम किए थे और 12 मैंगोज कंज्यूम किए थे। जो मेरा सी कॉम्बिनेशन है, उसमें मैंने 3 बनानास कंज्यूम करे थे और बेसिकली 10 मैंगोज कंज्यूम करे थे। और मेरा जो डी कॉम्बिनेशन था, उसमें मैंने 4 बनाना लिए थे और कितने मैंगोज लिए थे? 9 मैंगोज लिए थे, ठीक है। इतना तुम्हें समझ आ गया। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ए कॉम्बिनेशन से जब आप बी कॉम्बिनेशन में जा रहे हो तो आप कितना बनाना बढ़ा रहे हो? 1 बनाना बढ़ा रहे हो। जब आप बी से सी में जा रहे हो तो कितना बनाना बढ़ा रहे हो? 1 बनाना। और सी से डी में भी जा रहे हो तो 1 बनाना बढ़ा रहे हो। मतलब हर एक नया बनाना जो है मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब हर एक नया बनाना लेने के लिए आप कितने मैंगोज सेक्रीफाइस कर रहे हो? तो आपके मैंगोज कम होते जा रहे होंगे। जब आपने 1 बनाना लिया तो आपने 15 मैंगोज लिए थे। जब आपने 2 बनाना लिए तो आपने कितने मैंगोज लिए हैं? 12। इसका मतलब आपने 3 मैंगोज को जो है सेक्रीफाइस करा है एक एक्स्ट्रा बनाना लेने के लिए, ठीक है। तो 3:1 ये रेशियो आ जाएगी। नेक्स्ट केस में मैंने तीसरा बनाना लेने के लिए मैंने कितने मैंगोज को सेक्रीफाइस किया? 2 को सेक्रीफाइस किया। देखो ना, 12 से आप कितने में चले गए? 10 में चले गए। नेक्स्ट आपने देखो 10 से 9 में चले, आपने 1 को सेटिस्फाई किया, मतलब 1 को सेक्रीफाइस किया। इसका मतलब ये आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा हुआ है ना, कि अब आप एक एक्स्ट्रा बनाना जब आप कंज्यूम करोगे तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन वो कम होती जाएगी। तो आप कम मैंगोज जो है वो क्या करोगे? सेक्रीफाइस। पहले केस में मैंने 3 मैंगोज छोड़े 1 बनाना को लेने के लिए। सेकंड केस में मैंने 2 सिर्फ मैंगोज छोड़े 1 बनाना के लेने के लिए। और थर्ड केस में मैंने 1 ही मैंगो छोड़ा 1 बनाना का लेने के लिए। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब होता है सर? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है कि जब एक कंज्यूमर एक कमोडिटी की जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाता जाता है, कि वो कितने दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करता जाता है। तो जैसे जैसे वो बनाना बढ़ाता जाएगा, एक बनाना से दूसरा बनाना लेता जाएगा, तीसरा बनाना, चौथा, उतने कम मैंगोज वो सेक्रीफाइस करेगा। पहले बनाना को लेने के लिए वो 5 मैंगोज भी सेक्रीफाइस कर सकता है, क्योंकि वो पहला बनाना ले रहा है ना। तो जब दूसरा बनाना वो लेगा, उसके लिए वो सिर्फ 3 मैंगोज को ही सिर्फ सेक्रीफाइस करेगा, ज्यादा मैंगोज भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हर एक बनाना के बाद उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाती है, तो वो कम सेक्रीफाइस करे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका ग्राफ भी हमेशा इसी तरह से आएगा, मतलब जैसे जैसे एक नया कमोडिटी वो लेता जाएगा तो उसके लिए वो कम से कम दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। सिंपल समझो यार, सिंपल समझो। आपको नहीं समझ रहा मैं बताता हूँ, ठीक है। मान लो मैं आपको क्या बोलता हूँ, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है आइसक्रीम
और दूसरा आपके पास है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। अब जैसे तुम 3-4 दोस्त बैठे रहे, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, ठीक है। अब पहली बार क्या, काफ़ी आइसक्रीम काफ़ी कोल्ड ड्रिंक, तुम क्या करोगे, तुमने पहले आइसक्रीम खाई और कोल्ड ड्रिंक दोनों खाई, ठीक है। अब तुम्हें आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है, तुम एक और आइसक्रीम उठाना चाहते हो यहाँ से, एक और आइसक्रीम लोगे तो तुम बोलोगे कि मेरी 5 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स ले लो, मुझे एक आइसक्रीम दे दो, ठीक है, आप ये कर लो। नेक्स्ट केस में तुम वापस जब आइसक्रीम खाने लगोगे ना, तुम 5 कोल्ड ड्रिंक नहीं फिर छोड़ोगे, क्योंकि अब तुम्हें आइसक्रीम उतनी अच्छी भी नहीं लगेगी। तुम क्या बोलोगे, मैं 3 कोल्ड ड्रिंक छोड़ देता हूँ यार, मैं 3 कोल्ड ड्रिंक की बोतल तुम्हें दे देता हूँ, मुझे एक और आइसक्रीम का स्कूप दे दो, ठीक है, ये कर लोगे। नेक्स्ट केस में आप क्या बोलोगे, मैं सिर्फ एक ही कोल्ड ड्रिंक छोड़ूंगा, मुझे एक आइसक्रीम दे दो, ठीक है, क्योंकि अब तुम्हें आइसक्रीम से उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे उसको ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम करोगे आपकी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। तो यही आपको समझा रहा हूँ कि आपने देखो यहाँ पर आपने एक आइसक्रीम में लेने के लिए कितने कोल्ड ड्रिंक को सेटिस्फाई किया, आपने यहाँ पर एक आइसक्रीम लेने के लिए कितने कोल्ड ड्रिंक को सेटिस्फाई किया, 2 कोल्ड ड्रिंक को सेटिस्फाई किया। तो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आ जाएगा, 2:1, मतलब आपने 2 कोल्ड ड्रिंक को सेटिस्फाई किया एक आइसक्रीम लेने के लिए। यहां पर आपने कितनी सेटिस्फाई, यहां पर भी आप 3 से 1 आए, यहां पर भी आपने 2 को सेटिस्फाई किया, 2 को सेक्रीफाइस किया एक एडिशनल लेने के लिए। तो कितना चीजें आप सेक्रीफाइस कर रहे हो एक एडिशनल चीज लेने के लिए, उसको बोलते हैं रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप जो है कम से कम चीजें फर्दर जो है सेक्रीफाइस करोगे एक नई चीज लेने के लिए। जैसे जैसे आप और चीजें लेते जाओगे, आप कम चीजें सेक्रीफाइस करो उसको लेने के लिए। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये कंसेप्ट भी तुम्हें क्लियर होना चाहिए, कई बार ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब ये तो मैंने कह दिया, ये तो हम समझ गए कौन सा, ये थे इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब आइसक्रीम जो है वो कोल्ड ड्रिंक का सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो आइसक्रीम आपको अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा और कोल्ड ड्रिंक आपको अलग। लेकिन अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तब क्या होगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कहने का मतलब है, मान लो अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से समझना, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब मान लो अगर मैं आपको बोलूं एक तरफ 20 रुपए का नोट और एक तरफ 20 रुपए का कॉइन, ठीक है, ये 2 चीजें ले, जहां पे मैं बनाना और मैंगोज लिए थे ना, अब वहां पे उसकी जगह मैंने 20 रुपए का नोट और 20 रुपए का कॉइन ले लिया, ठीक है, समझ गए। ये कॉम्बिनेशन ये है कि आप जो है एक जो है आप क्या कंज्यूम करो, नोट कंज्यूम करोगे और 8 आप क्या ले लोगे, मान लो आपके कॉइन ले लोगे, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, आपने 1 से 2 में जाना है, तो आप सिंपली समझो यहाँ पर 8 में से आप कितने चल जाओगे, 7 क्यों। नेक्स्ट एक दो कॉम्बिनेशन हो, यहाँ पर 3 चल जाओगे तो यहाँ पे 6 चल जाओगे, यहाँ पर मान लो आप 4 चल जाओगे, यहाँ पे 5 चल। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे जैसे एक एक बढ़ते जा रहे हो, यहाँ पर एक एक कम होते जा रहा है, ये इक्वल चेंज होता जा रहा है। क्यों इक्वल चेंज होता जा रहा है, क्योंकि 20 रुपये नोट और 20 रुपये कॉइन में कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। मान लो मैं आपको ये बोलूँ कि तुम मुझे एक काम करो, तुम मुझे 20 रुपये का नोट पसंद है, तुम मुझे 20 रुपये का नोट दे दो, तो मैं तुम्हें कॉइन दे देता हूँ 20 रुपए का, तो आप दे दोगे, ठीक है। अब ये तो तुम थोड़ी बोलोगे कि तुम मुझे 20 रुपए का नोट दो तो मैं तुम्हें 40 रुपए के कॉइन्स दे देता हूँ, ऐसा तो तुम नहीं करोगे, क्योंकि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में याद कर लेना, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में हमारा ये होता है कि जो हमारी इनडिफरेंस कर्व है ना, वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है। क्या हो जाती है, स्ट्रेट लाइन हो जाती है, वो इस तरह से हो जाती है, ये याद करना है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में स्ट्रेट लाइन हमारी इनडिफरेंस कर्व जो है वो बनती है। अब पेपर में पूछ रहे तो इजीली करें, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में हम इक्वल लेवल छोड़ते हैं ना, अगर मैं एक चीज छोड़ रहा हूं तो एक चीज नहीं लूंगा, तो क्योंकि देखो ना यहाँ पर भी यही हो रहा है ना, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक छोड़ रहा है तो यहाँ से एक बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर भी 7 से 6 जा रहा है, यहाँ से 2 से 3 जा रहा है, यहाँ से 6 से 5 जा रहा है, यहाँ पे 3 से 4 जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, एक अगर छोड़ता जा रहा है तो एक ही नया लेता जा रहा है। दैट इज अ केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इसलिए हमारा जो इंडिफरेंस कर्व का जो ग्राफ है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे यहाँ पर कौन था, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक, तो यहाँ पर देखो ये जो रेशो बनी थी, ये रेशो क्या थी, यहाँ पर देखो ये रेशो कहीं पर 3:1 थी, कहीं पर 2:1 थी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 3:1 रेशो बन गया, 2:1 बन गया, 1:1, मतलब यहाँ पे रेशो डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसका ग्राफ इस तरह से था। तो जो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे उसका ग्राफ जो है कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, और जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे उन इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ये भी तुम्हें क्लियर होना चाहिए। आई होप यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिफरेंस कर्व के, देखो सबसे पहली बात, इंडिफरेंस कर्व का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखे, जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है उसका ग्राफ पहली बात जो है कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ठीक है। इतना तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे नीचे आएगा, ठीक है, ये भी तुम्हें समझ आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो, ध्यान से समझना, अब जो हमारा कंज्यूमर है ना वो मोनोटोनिक होता है। मोनोटोनिक कहने का मतलब,
मोनोटोनिक कंज्यूमर मतलब कहने का मतलब मैं आपको दो कॉम्बिनेशन देता हूँ, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ये है इंडिफरेंस कर्व का, मतलब यहाँ पर 3-4 पॉइंट है वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को दे रहे हैं, बट इसमें जो टोटल यूटिलिटी इसको मिल रही है वो 40 मिल रही है। कितनी मिल रही है? 40। और एक इंडिफरेंस यहाँ पर ऐसा है जिसमें इसको क्या मिल रही है? 50 चीजें मिल रही हैं, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि ये वाली लेगा ये वाली। देखो यहाँ पर भी जो सारे पॉइंट है इसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, यहाँ पर भी सारे पॉइंट जो है इसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं इस कंज्यूमर को, बट यहाँ पर जो है इस लेवल पे उसको ज्यादा चीजें मिली हैं, 50 चीजें मिली और इस लेवल पे उसको 40 चीजें मिल रही हैं। वो कौन सा प्रेफर करे? वो हमेशा ऊपर वाला प्रेफर करेगा। कौन सा? ये वाला प्रेफर करेगा। अगर इससे भी ऊपर कोई इंडिफरेंस कर्व होगी तो वो वाला प्रेफर करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ध्यान से समझना, इंडिफरेंस कर्व का ये कहता है कि जितनी ऊंची हायर इंडिफरेंस कर्व होगी उतना कंज्यूमर उसको प्रेफर करेगा अवर लो इंडिफरेंस कर्व। अगर ये 3 इंडिफरेंस कर्व है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इन तीनों में फर्क पता है? तीनों इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रही है। फर्क ये है कि जो ऊपर वाली ये है ना, यहाँ पर ज्यादा कमोडिटीज को मिल रही है। भाई तुम जब सामान खरीदने जाते हो, तुम सामान खरीदने में मैं तुम्हें एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ जो तुम्हें उसमें 50 चीजें मिल रही हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन ये था जिसमें 70 चीजें मिल रही हैं। तुम कौन सा प्रेफर करोगे? ये ह्यूमन का कंज्यूमर का नेचर है कि वो वही प्रेफर करेगा जिसमें 70 चीजें उसको मिल रही हैं। तो इसका मतलब जितना हाई डिफरेंस कर्व जो होगी हायर साइड पे होगी, उतनी ज्यादा उसको क्या देगी? सेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी तुम्हें इंडिफरेंस कर्व की याद रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी तुमने ये देखनी है, जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है और डाउनवर्ड स्लोप होता है उसका। देखो लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोप टू द कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये याद कर लो। और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए क्या होता है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए इंडिफरेंस कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है। ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। और ये क्या कह रहा था? ये वाला कहता है कि जितनी ज्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व होगी वो आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो पेपर में कई बार पूछ लेता है कि क्या दो इंडिफरेंस कर्व आपस में मीट करती हैं? तो कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। नो इंटरसेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये भी प्रॉपर्टी कई बार पेपर में पूछ लेता है, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं ये अभी अब क्लियर कर। मान लो ये आपकी पहले ये वाली इंडिफरेंस कर्व लेते हैं, कौन सी? ये वाली। इसमें 2 पॉइंट में मान लेता हूँ, ये पॉइंट में मान लेता हूँ ए और ये पॉइंट में मान लेता हूँ बी, ठीक है। एक इंडिफरेंस कर्व में जो पॉइंट्स होते हैं वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। अब ये दूसरी इंडिफरेंस कर्व में भी ये पॉइंट ए इसमें भी आ रहा है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सी। अब देखो ये जो पहली इंडिफरेंस कर्व है इसमें 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, कौन से? ए और बी। इसका मतलब ए भी जितनी सेटिस्फेक्शन दे रहा है बी भी उतनी सेटिस्फेक्शन दे रहा है। और दूसरी इंडिफरेंस में कर्व में कौन से पॉइंट है? ए और सी। इसका मतलब जितनी ए सेटिस्फेक्शन दे रहा है उतनी सी सेटिस्फेक्शन दे रहा है। इसका मतलब ए तो दोनों में आ रहा है तो दोनों को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसका मतलब बी और सी को भी इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं ना है, क्योंकि बी ऊपर है तो बी में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो इसका मतलब है ये क्यों है? ये कंसेप्ट आपका गलत हो गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि दो इंडिफरेंस कभी कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके दो पॉइंट्स अलग अलग हैं, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स में, बट इक्वल सेटिस्फेक्शन उनको मिलनी चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई इंडिफरेंस कर्व हायर है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको देता है, ठीक है। ये भी समझ आ गया आपको। तो ये आपका कुछ चीजें थी इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। बट अभी ये कंप्लीट नहीं है, हमें इसमें बजट सेट ऐड करना है। और बजट सेट के बाद लास्ट हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है बजट सेट में, जो बजट लाइन होती है, जहां पर बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच करती है ना, वो पॉइंट आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। बट इतना मैं आज नहीं पढ़ा पाऊंगा, मुझे लग रहा है कि इसी में मुझे कंक्लूड करना पड़ेगा। देखो इतना भी है कि मैं 2-2.5 घंटे का मैराथन भी ले लेता हूँ, बट मुझे लगता है हेल्थ ठीक नहीं होने की वजह से ज़्यादा लंबी क्लास खींचना बेटर नहीं है मेरे लिए। तो इतना ही रखते हैं आज, इसको बाकी कल देखेंगे। इतना मैं सारा रिवाइज करूँगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब 1-2 दिन में क्लास हो जाएगी, उसमें हम क्या करेंगे, इसी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर को कंप्लीट करेंगे। देखो कंज्यूमर बिहेवियर में हमने क्या समझा अभी तक, हम इस टॉपिक में ये समझ रहे कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है, जब वो चीज़ों को खरीदता है। वापस पूरा रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर क्लास को कंक्लूड करेंगे। तो कंज्यूमर में सबसे पहले किस तरह से बिहेव है, उसमें पहले कंसेप्ट है यूटिलिटी का, कि अगर कंज्यूमर कोई चीज़ कंज्यूम करा है उससे कितनी सेटिस्फेक्शन उसको मिल रही है टोटल, दैट इज नोन एज यूटिलिटी। अब हमने बोला सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में एक्सप्रेस करोगे तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और अगर उसको रैंक्स की फॉर्म में ऑर्डिनल। कार्डिनल में मार्शल हैं और ऑर्डिनल में हिक्स एंड एलन है, ठीक है। सबसे पहले हमने टोटल यूटिलिटी देखी, टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिलती है आप जब अगर सभी कमोडिटीज को अगर आप क्या करते हो, कंज्यूम करते हो। मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलते हैं कि अगर आप एडिशनल एक यूनिट कमोडिटी को कंज्यूम कर, एक एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम करो तो कितनी एडिशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। मान लो आपको बनाना 5 खिला दिया, आप छठा बनाना, 7वां बनाना, 8वां बनाना जब मैं खिलाऊंगा ना, तुम्हें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो
तो हर एक पॉइंट के बाद मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है, और जहाँ पर टोटल यूटिलिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है जीरो हो जाता है, उसके बाद वो नेगेटिव चली जाती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर हमने उसका ग्राफ देखा, इसका ग्राफ भी जो है कन्वेक्स टू द ओरिजिन की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी इसको समझाया। फिर एवरेज यूटिलिटी निकालने का तरीका है, टोटल यूटिलिटी को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो तो आपकी एवरेज यूटिलिटी निकल जाती है। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे। हमने ग्राफ के थ्रू भी इसको थोड़ा समझा। यार देखो, बुक आपके पास है ना, एनसीईआरटी गूगल से डाउनलोड करो, उसको अभी देख लेना, इतना सारा हमने कवर किया। हमने इसके बाद बजट सेट पढ़ना है। बजट सेट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो जहाँ पर बजट सेट वाली लाइन, जिसको बोलते हैं बजट लाइन, जहाँ पर बजट लाइन इन डिफरेंस कर्व को टच करती है, वो पॉइंट होता है जो पॉइंट कंज्यूमर सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है, ठीक है, मोस्ट प्रेफरेबल पॉइंट। उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, प्लस डिमांड एनालिसिस करके इस टॉपिक को। डिमांड देखो, आपके 3 टॉपिक हो जाएंगे यहाँ पे। एक तो आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक इन डिफरेंस कर्व और डिमांड एनालिसिस। ये जब नेक्स्ट सेशन में ये 3 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो मैं आज के सेशन में ये सारा पढ़ा देता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि कल अकाउंटेंसी का भी सेशन लेना है, थोड़ी हेल्थ इंप्रूव हो जाए तो फिर चीज़ें रेगुलर। आपको भी पता है कि सेशन में 1.5-2 घंटे के भी नहीं छोड़ता, बट चलो। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि जैसे हमारी हर पॉइंट के बाद मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है जब हम हर एडिशनल पॉइंट लेते हैं। मैंने आपको ये बोला था कि ये जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, इसके हेल्प से हम डिमांड कर्व को डिराइव कर सकते हैं। डिमांड क्या होती है? जब आप किसी चीज़ को खरीदना चाहते हो, आप उसको अफोर्ड भी कर सकते हो, तो आप उसकी डिमांड क्रिएट करते हो। और डिमांड कर्व ये कहते हैं कि जैसे लॉ ऑफ डिमांड जैसे कहता है कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, आप उसकी डिमांड कम करते हो, तो उसका ग्राफ भी कन्वेक्स टू द ओरिजिन ही होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बना के बता दिया। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ टू बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है कि जैसे जैसे आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपको कम सेटिस्फेक्शन मिले, इसलिए ये जो है रेजोनेट करता है विद दैट ग्राफ। यही आपको समझना था, ठीक है। फिर हमने देखा इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व एक ऐसी कर्व बने उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो पॉइंट आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब इनडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो सारे कॉम्बिनेशन आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। दैट इज नोन एज इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब आप एक कमोडिटी की जगह जब आप दूसरी कमोडिटी लेना चाहते हो, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन, तो आपको उसके सब्स्टिट्यूशन में कुछ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मान लो यार मैंने आपको एग्जांपल के तो तुम 3-4 दोस्त बैठे हो, उसकी प्लेट में मान लो एक ही प्लेट में कुछ चीज़ है जो तुम्हें पसंद है, तो वो तुम बोलोगे तुम मेरी प्लेट से 2 चीज़ें ले ले, बट मुझे वो वाली चीज़ दे दे खाने के लिए। ऐसा करते हो ना तुम? हम भी कंज्यूमर इसी तरह से बिहेव होता है हमारा। तो दैट इज नोन है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। आप कितना सब्स्टिट्यूट कर रहे हो किसी दूसरी चीज़ को लेने के लिए। स्टार्टिंग में हम सब्स्टिट्यूट ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। मान लो उसकी प्लेट से कोई चीज़ लेने के मैं अपनी 4 चीज़ें भी छोड़ दूंगा, बट उसके बाद मैं कम छोड़ूंगा ना। अब एक बार मैंने खा लिया, अब अगली बार तो मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन तो नहीं ना मिलेगी, आपको पहले ही पता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट आप देख चुके हो, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है, तो आप अगली बार कम सब्स्टिट्यूट करोगे, कम छोड़ोगे, फिर उसके बाद कम छोड़ोगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम हो जाता है जब आप एक्स्ट्रा चीज़ें कंज्यूम करते हो, बट ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में होता है, इसलिए उसका ग्राफ भी कन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है। बट अगर मैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात करूँ, मान लो एक तरफ आपका 10 रुपये का कॉइन है, एक 10 रुपये का नोट है, तो आप 10 रुपये का कॉइन लेने के लिए 10 रुपये का नोट उतना ही सेक्रीफाइस करोगे। ये तो नहीं होगा कि 2 10 रुपये के नोट सेक्रीफाइस करोगे, एक 10 रुपये का कॉइन लेंगे, ऐसा तुम नहीं करोगे। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में जो है ग्राफ है वो किस तरह से आता है, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ये मैंने देखा। फिर हमने इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो जितनी हाई होगी उतनी वो इंडिविजुअल को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, क्योंकि हाई इंडिफरेंस कर्व मतलब ज़्यादा कमोडिटीज तुम्हें मिल रही है। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमन का नेचर है, जितनी ज़्यादा कमोडिटीज उसको मिलेंगी उतना वो ज़्यादा उसको प्रेफर करेगा। तो हायर इंडिफरेंस कर्व जो वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, ठीक है। और दूसरा हमने ये एक इंपॉर्टेंट देखा कि 2 इंडिफरेंस कर्व कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये पॉइंट भी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी आपने याद रखना है, ठीक है। देखो ये टॉपिक अभी मतलब इसमें 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं 90%। कौन से? इनडिफरेंस कर्व तो पूरा हो चुका है आपका कंप्लीट। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर वाले टॉपिक में एक चीज आपकी बचती है, दैट इज नोन है बजट लाइन। क्योंकि जब मैं आपको बजट लाइन समझाऊंगा, बजट लाइन समझाने के बाद ही आपको एक पॉइंट पता चलेगा जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर पॉइंट। जो पॉइंट कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, वो पॉइंट वो होता है जहां पर बजट लाइन, ये आपकी बजट लाइन होती है और ये आपकी इनडिफरेंस कर्व है। जहां पर बजट लाइन इनडिफरेंस कर्व को टच करती है, वो पॉइंट सबसे ज्यादा कंज्यूमर जो है प्रेफर करता है। इस पॉइंट को कंज्यूमर सबसे ज्यादा प्रेफर करेगा। ये हम कंसेप्ट कल देखेंगे, और इसके कल या परसों होगा सेशन, क्योंकि कल आई विल ट्राई कि अकाउंटेंसी का सेकंड मैराथन सेशन आ जाए। काफी टाइम से मैंने 6 दिन पहले अकाउंटेंसी का पहला मैराथन सेशन लिया था, दूसरा मैं नहीं ले पाया अभी, तो आई विल ट्राई कि वो कल या परसों मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। तो इसके
इसके साथ हम डिमांड एनालिसिस देखें तो फिर 3 टॉपिक्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तुमने इसको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है एनसीईआरटी के साथ। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने ऑलरेडी बता दिया, तमिलनाडु बोर्ड की भी कोई बुक है, उसमें जाके ये टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाए वो आपने कवर कर लेने। अगर आपको सेशन पसंद आया आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम व्हाट्सएप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, उसको जरूर ज्वाइन करें। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्लेलिस्ट बनी हुई है जनरल इकोनॉमिक्स के, ऑलरेडी 3 मैराथन सेशन अपलोडेड है। इस तरह स्टैट्स के सेशन प्लस आपका अकाउंटेंसी का 1 मैराथन सेशन हो चुका है। जीके वगैरह तो मैंने अच्छी खासी जनरल साइंस वगैरह पढ़ा के रखी है, तो सारा ही सिलेबस आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। और अकाउंटेंसी का साथ साथ कवर कर लो, ठीक है। अकाउंटेंसी का 1 मैराथन सेशन हो गया, वो रिवीजन सेशन है, आपको बहुत अच्छी तरह से चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। एक सेशन में 3 टॉपिक 2 मिनट वहाँ पर रिवाइज करवा लो। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जितने भी बच्चे मॉक टेस्ट एग्जाम देना चाहते हैं वो गूगल में अवेकनिंग क्लासेस, awakeningclasses.in लिखेंगे, वहाँ पर आपको FA के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।